हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी ड्यू टू मैनी रीज़न्स। बहुत सारे रीज़न ऐसे चल रहे थे जिसकी वजह से वीडियो आ ही नहीं पा रही थी, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी। बट फाइनली हम लोग अपनी अब जो वीडियोज़ हैं ये रेगुलर रखेंगे आपके एग्ज़ामिनेशन तक। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी हमारे 3 मेन एक्ट थे, उन एक्ट के ख़त्म होने के बाद हम अपनी डिसेबिलिटी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये डिसेबिलिटी सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, एक एक डिटेल ऐसी है इसमें कि आपके एग्जामिनेशन में इससे बाहर डिटेल आएगी ही नहीं। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन जो है इसी पीडीएफ में से आपके आ जाएंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब डेली हमारी एक एक करके जितनी भी हमारी डिसेबिलिटी सीरीज़ की वीडियो है वो आएंगी। आप इसके नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं और साथ के साथ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कुछ रिकॉर्ड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी है प्लस हमारे पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी है, उसमें सिर्फ हेयरिंग इम्पेयरमेंट दिया जाता है। बट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई हेयरिंग इम्पेयरमेंट के भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है कम्प्लीटली डेफ, जिसे हम कहते हैं बहरापन। ठीक है, एक होता है हार्ड ऑफ हेयरिंग, मतलब कि सुनने में परेशानी वाले लोग, जिसे हम लोग कहते हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज को आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हेयरिंग इम्पेयरमेंट में कौन कौन आते हैं? डेफ भी आते हैं जो कम्प्लीटली बहरे होते हैं, और हार्ड ऑफ हियरिंग भी आते हैं जिनको सुनने में परेशानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब डेफ आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं? डेफ कौन होते हैं? देखिए, डेफ वो लोग होते हैं जो कि कोई भी ध्वनि या फिर साउंड नहीं सुन सकते हैं 90 डीबी से ऊपर। समझे, 90 डीबी से ऊपर। ये इससे पहले जो प्रीवियस ईयर हुआ था उसमें डीबी की डीबी का पूछ लिया गया था कि डीबी लिखा कैसे जाता है। डी छोटा आता है और बी बड़ा आता है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डेसिबल। ठीक है जी, क्या होती है? डेसिबल। ठीक है, तो 90 डीबी से जो ज़्यादा नहीं सुन पाता है उसको हम बोलते हैं क्या? डेफ, बहरापन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब एजुकेशनल डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, एजुकेशनल डेफिनेशन मतलब कि भाई हम अगर शिक्षा के रूप में देखा जाए तो शिक्षा के रूप में हम डेफ किसको कहेंगे, बहरापन किसको कहेंगे? देखिए, जिस टाइम आप स्कूल में पैर रखते हैं या फिर एक बच्चा पैर रखता है, लर्निंग तभी से ही शुरू हो जाती है। तो जी क्या कहना चाह रहा है? कैन नॉट प्रोसेस लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑडिशन विद और विदाउट हेयरिंग एड। हिंदी वाले भी सुनिए, श्रवण यंत्र के साथ या उसके बिना ऑडिशन के माध्यम से भाषाई जानकारी को संसाधित नहीं कर सकता है। देखिए, चाहे हेयरिंग एड हो चाहे ना हो, जो भी मुख से बोली गई इंफॉर्मेशन है, लिंग्विस्टिक रूप से बोली गई कोई शब्द है, कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, कोई बात कही गई है, उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है, उसको समझ नहीं पाता है। ये बात आप ध्यान रखकर चलिएगा। ठीक है, लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन नहीं ले पाता है। अब देखिए, हार्ड ऑफ हियरिंग क्या होता है? सुनने में दिक्कत किसको होती है? विद हेयरिंग एड हैज़ रेसिडुअल हेयरिंग टू प्रोसेस लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन थ्रू ऑडिशन। हिंदी वाले सुनिए, श्रवण सहायता के साथ ऑडिशन के माध्यम से भाषाई जानकारी को संसाधित करने के लिए अवशिष्ट श्रवण होता है। देखिए, हार्ड ऑफ हियरिंग वाले को ही क्या बेनिफिट करता है? क्या जी? हेयरिंग एड। कान के पीछे की जो मशीन है वो किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगी, किसको सहायक रहेगी? हार्ड ऑफ हियरिंग को। क्यों? क्योंकि इनका कंप्लीट लॉस या फिर कंप्लीट ये बहरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये अगर हेयरिंग एड पहनते हैं तो ये मुख से बोली गई इंफॉर्मेशन को भी समझने में क्या रहेंगे? सक्षम रहेंगे। ठीक है जी, तो इनके लिए यहाँ पर क्या मदद करता है? हेयरिंग एड मदद करता है, जिसके द्वारा ये लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन या फिर मुख से बोली गई कोई भी बात, कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी इनको समझ आ जाती है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। और प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादातर डेफ बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता, हार्ड ऑफ हियरिंग वालों को दे दिया जाता है। ठीक है, बात ये गलत है बट ये सच्चाई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
देखिए, अब जी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आइडिया क्या है, आइडिया क्या है। देखिए, ये आइडिया बोला जाता है, ये है इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशनल एक्ट। इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशनल और एक्ट। ठीक है जी, ये एक एक्ट था। इसने भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट की अपनी अलग से क्या की थी, परिभाषा दी थी। देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। एन इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग whether permanent or fluctuating that adversely affect a child's educational performance। देखिए, आइडिया में भी एजुकेशन आता है और इसने भी क्या किस के रूप में अपनी डेफिनेशन दी है, एजुकेशन परफॉर्मेंस के ऊपर दी है। ठीक है, यहाँ से आप एजुकेशन उठा सकते हैं, यहाँ से भी आप एजुकेशन देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा अगर ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन आया तो, कि भी उसमें भी आइडिया में भी एजुकेशन है और इसमें भी, इसकी डेफिनेशन में भी एजुकेशनल परफॉर्मेंस की बात की गई है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी, आइडिया ने दी थी। और आइडिया क्या है, एक एक्ट है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, हिंदी वाले भी एक बात देख लीजिए। सुनने की हानि चाहे वे स्थायी हो या उतार चढ़ाव जो बच्चे के शैक्षिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ठीक है जी, देखिए कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इम्पेयरमेंट क्या होती है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती क्या है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट एक ऐसी कंडीशन है जो कि परमानेंट भी हो सकती है और कभी कभी फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती है, जो कि क्या करती है, जो कि बुरा असर डालती है किस पर, एजुकेशनल परफॉर्मेंस पर, मतलब कि शैक्षिक प्रदर्शन पर बुरा असर डालती है। तो इसने हेयरिंग इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन ये दी थी कि भाई हेयरिंग इम्पेयर्ड लोग कौन होते हैं, जो कि या तो परमानेंट या फिर फ्लक्चुएटिंग, उतार चढ़ाव वाली। ठीक है, उतार चढ़ाव कैसा भी हो, एक गलत असर डालती है बच्चे के किस पे, एजुकेशनल परफॉर्मेंस पे। जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनकी जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस होती है, शैक्षिक प्रदर्शन होता है, वो बुरी तरीके से गड़बड़ा जाता है। आइडिया जो ये एक्ट था, इसने ये बोला था हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के ज़्यादा हमारी डिफरेंस नहीं है, इसलिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। डेफनेस मीन्स, अब देखिए डेफनेस, बहरापन, मीन्स मतलब है पर्सन हैज 70 dB फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि भाई डेफनेस कब मानी जाएगी, जब हमारे 70 dB से किसी की या तो 70 dB हो, डेसिबल हो, या फिर ऊपर हो और उसको सुनाई ना देता हो इतने डेसिबल पर, उन लोगों को हम लोग डेफ मानेंगे, पूरी तरीके से क्या मानेंगे, बहरा मानेंगे। ठीक है, इसके बाद लो हेयरिंग मीन्स, मतलब कि यहाँ पे वही लो हेयरिंग का मतलब आ गया हार्ड ऑफ हेयरिंग। अगर कहीं पे लो हेयरिंग लिखा है मतलब कि हार्ड ऑफ हेयरिंग की बात कर रहे हैं, सुनने में परेशानी की बात कर रहे हैं। मीन्स 60 से लेकर 70 dB तक जिसको सुनाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं लो हेयरिंग, या फिर कम सुनना, या फिर ऊंचा सुनना। ठीक है, इस तरीके से भी शब्दों से खेला जा सकता है इन द एग्जामिनेशन, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये है ईयर का हमारा एक स्ट्रक्चर। जो मेन चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल ही इसका मैकेनिज्म पढ़ने के लिए मत बैठ जाना, एक एक चीज़ मत पढ़ने के लिए बैठ जाना। ठीक है जी, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताती हुई चलूँगी। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, आउटर ईयर है। फिर एक हमारा एक पर्दा आ जाता है, 3 हड्डियाँ उसमें आ जाती है, ये क्या है, मध्य भाग है, मतलब कि मिडल ईयर है। और यहाँ से लेकर ये पूरा जहाँ पर हमारा एक कोक्लिया आता है, ये क्या है, हमारा इनर पार्ट है। कान को कितने चीज़ों में कितने पार्ट्स में विभाजित किया हुआ है, 3 भागों में विभाजित किया हुआ है, पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, ये जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है, पिन्ना। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है कान का, इसको बोला जाता है पिन्ना, PINNA, पिन्ना। और इसको क्या बोला जाता है, लोब। जो यहाँ पर जहाँ पे हमारी गर्ल्स या फिर लेडीज़ जहाँ पे इयरिंग पहनती हैं उनको बोला जाता है ईयर लोब इसको। ठीक है, अब आप कान के अंदर जैसे ही हाथ डालेंगे एक रास्ता अंदर जा रहा है, उसको बोला जाता है ईयर कैनाल। ठीक है, कैनाल, एक रास्ता अंदर जा रहा है, उसको बोला जाता है ईयर कैनाल। ईयर कैनाल जहाँ पर ही एंड होगा वहाँ से शुरू हो जाता है क्या, ईयर ड्रम। हमारी आवाज़ कहाँ से जाएगी,
देखिए ये जो पिन्ना है ये हमारी आवाज़ कलेक्ट करता है, फिर ईयर कैनाल में भेजता है। ईयर कैनाल के बाद जो हमारी आवाज़ है वो ईयर ड्रम पे लगती है, ड्रम जो है हमारा वाइब्रेट होता है, उसके बाद आगे की जो प्रोसेसिंग है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 हड्डियाँ दिखेंगी। सबसे छोटी हड्डियाँ बोला जाता है इनको शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ। ठीक है, इनका नाम क्या होता है? मैलियस इनकस स्टेपिस। ठीक है, MIS से याद रखेगा। मैलियस एक का नाम होता है मैलियस, एक होता है इनकस, एक होता है स्टेपिस। कोई स्टेपिस बोलता है, कोई स्टेप्स बोलता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैलियस इनकस स्टेपिस 3 हड्डियां होती हैं ये, और ये हमारा जो पार्ट है ये मिलकर हमारा क्या बनाता है? मिडल ईयर। यहाँ पर ये 3 हड्डियाँ हमारी ख़त्म हो जाती हैं। 3 हड्डियों के बाद हमारा ये क्या आता है? ये आता है हमारे पिछले भाग में। कान ख़त्म हो गया, उसके बाद सर आता है। यहाँ पर जो सर आता है इसमें आपको इनर ईयर में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो इसको बोला जाता है कोक्लिया। ये कोक्लिया रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी हमारी आवाज़ की जो वाइब्रेशन बनाई किसने? ईयर ड्रम ने। फिर ये आवाज़ 1 बाय 1 टकराई किससे? मैलियस से, इनकस से और स्टेपिस से। ठीक है, इनसे 1 बाय 1 टकराई और इसके बाद ये कहाँ पर गई? कोक्लिया में गई। ठीक है, कोक्लिया में गई और ये क्या बनी? एक अलग से वाइब्रेशन बनी जो कि हमारे ब्रेन के लिए सुटेबल है, मतलब कि जो हमारे ब्रेन में आवाज़ पहुंचाएगी कि भाई है किसकी। और आप ज़रा से यहाँ पर येलो कलर की एक लाइन देख रहे होंगे, ये है हमारी ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी, ठीक है, ऑडिटरी मतलब ऑडियो मतलब सुनना, ऑडिटरी नर्व मतलब वो ऐसी नस जो कि हमारे ब्रेन में जा रही है और जो कि बताती है कि भाई किसकी आवाज़ है। तो 2 चीज़ें याद रखना, इनर ईयर में कोक्लिया और ऑडिटरी नर्व, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नॉर्मल पर्सन जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं? जो नॉर्मल एक पर्सन है, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप लोग कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं? 0 से लेकर 180 dB तक आप आराम से सुन सकते हैं। सामान्य व्यक्ति बहुत आराम से सुन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है जी। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी देखिए 2 तरीके से नापा जाता है। कान की जो ध्वनि है 2 तरीके से नापी जाती है। एक तो होती है dB, एक हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब कि तेजी, गति। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक लोहे का स्केल है, लोहे का स्केल आप डेस्क पर मारिए, डेस्क के बाद वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, शेक करता है। ठीक है, और वो शेक करता है तो उसमें से आप आवाज़ लगाएंगे तो एक छोटी सी ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि को, उस तेज़ी की वजह से जो ध्वनि जाती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कितनी तेज़ी की वजह से आवाज़ जा रही है उसको कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आवृत्ति जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल इंसानों की कितनी होती है? 20 से लेकर 20,000 तक। ठीक है, और ये किस में नापी जाती है? हर्ट्ज में नापी जाती है, हर्ट्ज में नापी जाती है। और इसको कैसे लिखते हैं? H और Z। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है H और Z, याद रखिएगा। dB को ऐसे लिखेंगे, हर्ट्ज को ऐसे लिखेंगे। 2 तरीके से नापी जाती है, डेसिबल, और एक होगी आपकी आवृत्ति जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तेजी। ठीक है, इसके बाद डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे विभाजन कि किस किस तरीके के होते हैं, क्या होता है। देखिए बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, 4-5 तो मेजर है जो आप लोगों को ड्यूरिंग आपका डिप्लोमा या फिर आपका BEd आपको पढ़ाए गए होंगे। ठीक है, इसके बाद भी विभाजन कई तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम डिग्री से करते हैं, मतलब कि कितनी गंभीरता वाली हमारे में दिक्कत है। ठीक है, उसको हम किससे नाप रहे हैं? dB। ठीक है, डेसिबल में नापना है और इसको डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस कहते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस कहते हैं। देखिए जी, अगर हम नॉर्मल की बात करें तो हमारे 25 तक गिनी जाती है। यहाँ पर ये स्लाइड आप मतलब हटा भी सकते हैं, बट आप जब M.Ed पढ़ेंगे वहाँ पे स्लाइड भी होगा। बट अभी आपको जो ध्यान में रखना है वो है 0 से लेकर कहाँ तक? 25 तक। क्या होता है? नॉर्मल। अगर किसी की डिग्री है, किसी को सुनने में परेशानी है तो वो सुनने में परेशानी उसको है ही नहीं, वो है क्या है? नॉर्मल है इंसान। ठीक है, इसके बाद किसी को कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है 26 से लेकर 40 तक, उसको क्या है? माइल्ड एक हियरिंग लॉस है। इसको तेज़ आवाज़ें, ऊंची आवाज़ें बहुत अच्छे से ये सुन पाएगा। कोई थोड़ा सा ही तेज बोले
तो वो सुन लेगा, ठीक है। जैसे कि जो लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनको सबसे पहले माइल्ड एक हेयरिंग लॉस होता है, उनको हेयरिंग लॉस बहुत छोटे लेवल पर होता है जो कि 26 से लेकर 40 तक होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मॉडरेट होता है 41 से लेकर 55 तक, ठीक है। इसके बाद मॉडरेटली सीवियर 56 to 70, इसके बाद सीवियर होता है 71 से 90 और प्रोफाउंड 91 प्लस, ठीक है। 90 प्लस भी किसी किसी एग्जामिनेशन में लिखा जाता है, वो भी ठीक है। अगर 91 प्लस लिखा जाता है तो वो भी ठीक है, ठीक है जी। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी देखिए ले सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे पढ़ते हैं। तो ये एक तरीके का तो विभाजन ये हो गया, ठीक है। एक होता है टाइप, क्या होते हैं, ठीक है। इनको एक्चुअली टाइप नहीं बोला जाता, इनको काइंड बोला जाता है। काइंड मतलब कितने तरीके के, ठीक है। टाइप काइंड एक ही बात है वैसे, बट इनको काइंड बोला जाता है, ठीक है। कितने तरीके के हैं, सबसे पहले है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, ठीक है। हेयरिंग लॉस, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, SHL, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंसरी हेयरिंग लॉस मतलब SHL, ठीक है। इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जा रहा है, ठीक है जी। अब देखिए सेंसरी न्यूरल, अब देखिए जहाँ पर भी न्यूरो की बात आ गई ना, आपने कभी नाम सुना है डॉक्टर का, जैसे जो हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट है, ये न्यूरोलॉजिस्ट किनको बोलते हैं, जो कि दिमाग संबंधी जो कठिनाई है उनको टैकल करते हैं, उनको देखते हैं। तो जहाँ पर भी सेंसरी न्यूरल नाम आ गया वहाँ पर आप समझ लीजिए कि पिछले लास्ट वाले कान में कोई ना कोई दिक्कत है, जो कि हमारे न्यूरल, हमारे दिमागी रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है, देखिए आउटर ईयर बिल्कुल ठीक होता है, मिडल ईयर तक भी ठीक होता है। दिक्कत कहाँ से शुरू होती है, इनर ईयर से, ठीक है। कोक्लिया में दिक्कत होगी या फिर यहाँ से एक नर्व जाती है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, ऑडिटरी नर्व, तो यहाँ पर वो दिक्कत आ जाती है। इन दोनों चीज़ में दिक्कत आने से क्या हो जाता है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। इसमें जो भी ध्वनि अंदर जा रही है, ध्वनि तो जाएगी अंदर, ठीक है। ध्वनि यहाँ से कलेक्ट होगी और ध्वनि तो जाएगी अंदर, पर यहाँ पर अगर उसका कोक्लिया ही ढंग से उसको काम नहीं कर रहा है, या फिर मान लीजिए ये वाली जो नस उसकी जा रही है ये डैमेज है, ऑडिटरी नर्व डैमेज है, तो वो जो सिग्नल उसके बाहर से बन के आए हैं वो सिग्नल उसके ब्रेन तक नहीं पहुँच पाएंगे, चाहे उसका कान ठीक भी है। तो इसलिए इसको बोला जाता है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये माँ के गर्भ से ही आता है, प्रीनेटल आता है, ठीक है। माँ के गर्भ से ही आता है, पहले से ही आ जाता है। ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी एक्सीडेंट की वजह से ये आपको एकदम से सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो जाए, ठीक है। हाँ जी, होता है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, बट ज़्यादा कब होता है, ये गर्भ से ही आता है, पहले से ही आता है किसी कठिनाई की वजह से। याद रखेंगे, बस इसमें ये ध्यान रखेगा कि सेंसरी न्यूरल दिमागी रूप से क्या जुड़ा है, अंदर वाला भाग जुड़ा है, इसी में इसमें दिक्कत होती है। आगे के दोनों पार्ट्स बिल्कुल ठीक होते हैं। आगे चलते हैं, कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, कारण मतलब कि सबसे पहला है इन्फेक्शन कोई भी हुआ, अंदर के भाग में हो गया, नस में हो गया इन्फेक्शन, नस में कोई ब्लॉकेज आ गई, संक्रमण इन्फेक्शन से हो सकता है। प्री मैच्योर बर्थ, जन्म से पहले मतलब समय से पहले जन्म हो जाना, ये भी हो सकता है। देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू चाइल्ड, बच्चे को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाना, उससे भी क्या होगा, हमारे जो ब्रेन है उसमें बच्चे का जो वो ब्रेन का इनर पार्ट है वो अच्छे से नहीं बनेगा, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी और उसका वो कान का जो हिस्सा है वो गड़बड़ हो जाएगा। ब्लूनेस और येलो बेबी, देखिए ये एक कारण नहीं है, ठीक है। जॉइंडिस हो जाना या फिर पीलिया हो जाना ये एक कारण तो है, बट ये क्या दिखाते हैं, अगर कोई ब्लू बेबी हुआ है या फिर येलो बेबी हुआ है तो हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बच्चे को क्या है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हुआ होगा, ठीक है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो इसकी जैसे ही ब्लू या फिर येलो बेबी होता है तभी उसका एक टेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। बेरा टेस्ट होता है इसके लिए, वो टेस्ट कर लिया जाता है। वायरल इन्फेक्शन हो जाए मदर को प्रेगनेंसी में, ठीक है, वायरल हो जाए या फिर इन्फेक्शन हो जाए कोई भी। एक्सपोजर ऑफ एक्सरे, देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि 3 गर्भावस्था में पहली तिमाही के में एक्सरे का एक्सपोजर,
देखिए 3-3 हिस्सों में बांटा जाता है, 3-3 माह के हिस्सों में, 3-3 मंथ के हिस्से में। तो ये बोल रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहले के 3 महीने हैं, अगर इसमें जैसे लेडीज़ क्या है ज़्यादा से ज़्यादा ही एक्साइटेड होके कि भाई बच्चे की नाक कैसी है, आँख कैसी है, क्या करती है, एक्सरे ज़्यादा करवाती हैं। पर याद रखिएगा ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसकी जो हार्मफुल रेज हैं किसकी, एक्सरे की, वो हमारे बच्चे पर जाती हैं। उसके बाद हार्मफुल ड्रग्स, ये आपको पता होंगे, हानिकारक दवाएं। ठीक है, ड्रग्स यही नहीं हुआ कि स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग कर रही है मदर, ये तो है ही है। ठीक है, ये तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, बट हार्मफुल ड्रग्स, दवाइयों को भी हम लोग ड्रग्स बोलते हैं। और ऐसे ड्रग्स ले लेने जो कि आउट ऑफ डेट हैं, मतलब कि डेट से वो एक्सपायर हो चुके हैं, प्लस उनका आपकी प्रेगनेंसी में कोई काम नहीं है। मान लीजिए किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि कैल्शियम की दवाइयाँ खा लीजिए, और माँ ने 1 महीने खाई कैल्शियम की दवाई, उसको लगा वीकनेस है, बॉडी में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, उसने रेगुलर खाती रही वो 6-8 महीनों तक, क्या है, हार्मफुल ड्रग्स तो जा ही रहे हैं ना। तो हानिकारक दवाइयाँ भी होती है। ट्यूमर, फोड़ा हो जाना नस में या फिर अंदरी भाग में, एक्सीडेंट हो जाना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि होता है, एक्सीडेंट से भी आपका जो अंदर वाला हिस्सा है वो खराब हो सकता है। डिजीज़ लाइक मीजल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खसरा बोलते हैं, कंठमाला बोलते हैं, या फिर टीबी जैसी बीमारियां हो जाना। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इसको देख लीजिए क्या बोलते हैं, CHL। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, CHL। इसको बोला जाता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। प्रवाह की श्रवण हानि। देखिए प्रवाह कहाँ से होता है, आवाज़ का बाहरी भाग से और मध्य भाग से, यहीं से तो आवाज़ जाती है ना, और जाने के बाद यहाँ पर तो उसकी प्रोसेसिंग रह जाती है। ठीक है, यहाँ पर तो वो प्रोसेस करती है आवाज़, पर जा कहाँ से रही है, प्रवाह कहाँ से हो रहा है, बाहरी कान से और मिडल वाले कान से, मध्य कान से। तो इसमें क्या बोला गया है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, मतलब कि बाहरी कान और मध्य कान खराब होते हैं, अंदर का भले ही ठीक हो, कंडक्टिव लॉस हो जाएगा, CHL जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर दिक्कत होगी, आउटर ईयर में और मिडल ईयर में। मान लीजिए कि मिडल ईयर में उसका ईयर ड्रम फट गया है, ईयर वैक्स हो गई है उसको, ठीक है, कान का मैल जिसे हम बोलते हैं। बाहर की ये वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ एक छेद है। ठीक है, अगर बाहर की ये वाली चीज़ नहीं होगी तो आवाज़ कलेक्ट कैसे करेगा, ठीक है, कलेक्ट नहीं करेगा तो आवाज़ अंदर भी अच्छे से नहीं जा पाएगी। ठीक है जी, तो इसके बाहर के दोनों हिस्से खराब होते हैं और इसको बोला जाता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। क्या क्या कॉजेज़ रहते हैं इसके, ईयर इन्फेक्शन हो जाना, जी हाँ, बाहर से भी ईयर इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड बिल्डअप इन द मिडल ईयर। देखिए जी, तरल पदार्थ, जो कि हमारे तरल पदार्थ होते हैं वो जम जाते हैं कहाँ पर, हमारे मिडल ईयर में, जो मध्य का भाग होता है वहाँ पर, जिसके कारण हमें ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाता है, प्रवाहकीय हियरिंग लॉस जो है वो हमें हो जाता है। होल इन ईयर ड्रम, कान में छेद, कान के पर्दे में छेद। और ब्लॉकेज कॉजेज बाय ईयरवैक्स, ईयरवैक्स के द्वारा, मतलब कि कान का जो मैल होता है, ठीक है, उसके कारण रुकावट आ जाना कान में। इसके बाद फॉरेन ऑब्जेक्ट ट्रैप्ड इन ईयर। फॉरेन ऑब्जेक्ट का मतलब है कि कान में फंसी वस्तु। अब यहाँ पे फॉरेन क्या, फॉरेन का मतलब ये नहीं है कि विदेशी वस्तु, यहाँ पर इसका फॉरेन ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई बाहरी वस्तु। ठीक है, मतलब कि पेन चले जाना, रबड़ चले जाना, कोई एक छोटी बॉल चले जाना, उनको कहते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, बिगिन ट्यूमर, बीच वाले हिस्से में, कान के मध्य वाले हिस्से में फोड़ा जो है वो निकलना शुरू हो जाना। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी की बाहर की परत नहीं है, मान लीजिए किसी की बाहर की ये वाली परत नहीं है तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो गया ना, स्ट्रक्चर, कान के स्ट्रक्चर में ही परेशानी आ गई है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस किसे कहते हैं, देखिए मिक्स्ड हियरिंग लॉस उसे कहते हैं कान के किसी भी हिस्से में आपको परेशानी हो सकती है, ये होता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। इसमें सेंसरी न्यूरल भी आ जाता है जिसमें होता है मध्य, और इसमें कंडक्टिव भी हो जाता है जो कि होता है आउटर और मिडल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मिक्स्ड में आप लोग समझ गए, मिक्स में, मिश्रित में सारे ही मतलब कान का हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा आ जाता है। किस कारण होते हैं, कारण क्या रहते हैं इसके, जेनेटिक फैक्टर, अनुवांशिक कारण। ठीक है, कभी कभी हमें कारण ही पता नहीं लग पाते हैं किसी भी चीज़ के कि भाई इसको हियरिंग लॉस है तो है क्यों। तो जेनेटिक फैक्टर, किसी के पिताजी, माताजी या फिर उनके दादा दादी या फिर नाना नानी में ऐसी कोई दिक्कत होती है या फिर हुई होगी तो ये बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है कि अगर वो बच्चे में भी आ जाए तो, ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है अगर वो आपके बच्चे में कन्वर्ट हो रही है तो। जेनेटिक है, अनुवांशिक है, पेट से भी आ सकती है। ठीक है,
मतलब कि गर्भ से भी आ सकती है। एजिंग 65 से ऊपर हो गए हैं तब भी किसी भी हिस्से में दिक्कत आ सकती है, ठीक है, एज हो गई है, बुजुर्ग हो गए हैं। एक्सेसिव नॉइज़, ज़्यादा ही नॉइस अगर सुन ली है, बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, ठीक है, उन कॉन्सर्ट में कोई कोई इंसान स्पीकर के सामने ही खड़े रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो अपने कानों को कितनी ज़्यादा परेशानी पहुंचा रहे हैं। एक्सेसिव नॉइस के द्वारा भी हमारे जो लॉस है, हेयरिंग लॉस है, वो हो जाता है। सर्टेन मेडिकेशन, कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जो कि हमारे कान को सुनने में कठिनाइयाँ करती है। बर्थ कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, येलो बेबी हो जाना, ब्लू बेबी हो जाना, जन्म की स्थिति का क्या रही, बच्चे में ऑक्सीजन जा रही थी, नहीं जा रही थी, जॉइंडिस तो नहीं हो गया पहले से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, माँ को कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, माँ के साथ कोई ऐसा मतलब मारपीट तो नहीं हुई, उसके साथ कोई अब्यूज़ तो नहीं हुआ। बर्थ कंडीशन, जन्म की स्थिति है, ठीक है, उसके कारण भी हो सकता है। ट्यूमर, ये भी मैंने आपको बता दिया, फोड़ा या फिर रोग, ठीक है। हेड ट्यूमर, सिर की चोट से भी हमें क्या कहते हैं, सिर की चोट क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ऑडिटरी हमारी नर्व होती है, ऑडिटरी जो नस होती है जिससे हमारे सिग्नल जाते हैं, कहाँ पर, हमारे ब्रेन में, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ब्रेन के है ना काफ़ी सारे हिस्से होते हैं फ्रेंड्स, ब्रेन के काफ़ी सारे हिस्से होते हैं। कोई हिस्सा होता है जो कि हमारे सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई हिस्सा होता है हमारे देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई हिस्सा होता है हमारी मोटर एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई हिस्सा होता है जो हमारी सोचने, विचारने, समझने की शक्ति के लिए प्रभावित होता है। तो जी अगर ऑडिटरी नर्व कहाँ पर है, जो कि सुनने के लिए प्रभावित जो एक क्षेत्र है, हमारे जो एक भाग है हमारे दिमाग के अंदर, उसमें अगर फोड़ा हो जाए या फिर नर्व के यहाँ पर फोड़ा हो जाए तो दिक्कत आती ही आती है। सिर में चोट लग जाए, अगर मान लीजिए ऑडिटरी नर्व यहाँ से ख़राब हो गई, यहाँ से चोट लग गई, तब भी सुनने में कठिनाइयाँ आएंगी। ईयर इन्फेक्शन, कान संक्रमण हो जाए तो, ठीक है जी। एक होता है सेंट्रल हियरिंग लॉस। सेंट्रल हियरिंग लॉस का मतलब क्या होता है, ये 4 ही तरीके के हैं, ठीक है, 4 तरीके के हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। डिफिकल्टी इन ऑडिटरी नर्व एंड साउंड सेंटर पार्ट मीन्स ऑडिबल साउंड वेव एंटर्स इन ईयर बट नॉट इन ब्रेन। देखिए क्या कहना चाह रहा है, हिंदी वाले आप लोग भी सुन लीजिए एक बार। केंद्रीय श्रवण हानि से हम लोग बोलते हैं श्रवण तंत्रिका और ध्वनि केंद्र भाग में कठिनाई का अर्थ है श्रव्य ध्वनि तरंग कानों में प्रवेश करती है लेकिन ब्रेन में, मस्तिष्क में नहीं करती है, ठीक है। आवाज़ जो है वो जा रही है कानों में, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेंट्रल, ठीक है। कोई ऐसा दिमाग का कोई हिस्सा है जो कि हमारा ऑडिटरी जो कि हम सुन रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें बताता है कि आवाज़ गई है तो किसकी गई है। तो ये वाला भाग खराब है इसमें, ये वाला भाग खराब है इसमें। कान तो पूरा ठीक है तो इसको बोलते हैं सेंट्रल हियरिंग लॉस, कान पूरा ठीक है, ब्रेन ही नहीं कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कान बिल्कुल ठीक है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती है, ठीक है, मस्तिष्क रूपी कोई बीमारी भी होती है जिस बीमारी के कारण उसका ये वाला जो हिस्सा है ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हियरिंग लॉस बोलते हैं, केंद्रीय श्रवण हानि बोलते हैं। आगे चलते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट एक एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, ठीक है। अब ये कोई एक्स्ट्रा कॉजेज़ है जो कि आप हर एक रूप में, हर एक कंडीशन में याद रख सकते हैं, ये मिश्रित है एक तरीके से कॉजेज़, ठीक है। जो हमारे रह गए हैं ऊपर वो मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिए हैं। सबसे पहला है ड्रग्स इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए ड्रग्स लेना, माँ का मान लीजिए स्मोकिंग करना, माँ का रेगुलर अल्कोहलिक होना, ठीक है, किसी भी तरीके की दवाइयाँ लेना, मान लीजिए माँ को लत है किस चीज़ की, नींद की दवाइयाँ लेने का, तो ये सारे भी ड्रग्स होते हैं और जो कि प्रेगनेंसी के द्वारा बच्चों को हानि पहुंचाते हैं। मैल न्यूट्रिशन, माँ को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिला है, कब, प्रेगनेंसी के द्वारा, ठीक है, तब भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। एक्सरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये मैं आपको बता चुकी थी। एक्सीडेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी मैं आपको बता चुकी थी। या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी, जब बच्चा हो भी चुका है, बच्चे का ही एक्सीडेंट हो जाए, उसमें भी हो सकता है। बर्थ जॉइंटिस, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि येलो बेबी होता है, ठीक है, पीलिया जिसे हम बोलते हैं, येलो बेबी होता है, तो इसका भी एक कारण है। नो ऑन टाइम डिलीवरी, टाइम पर डिलीवरी ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। एक कारण इसमें छूट गया है फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ, माँ का और पिता का ब्लड ग्रुप सेम हो जाना, माँ का और पिता का ब्लड ग्रुप सेम हो जाना, ये भी एक कारण है किसका, हमारे हेयरिंग इम्पेयरमेंट का, ठीक है।
अब जी देखिए, ये तो हो गई हमारी सारी मेडिकल बातें, जो आपको मेन चीज़ें इसमें सीखनी थी। ठीक है, अब आते हैं इसकी टीचिंग टेक्निक्स क्या रहेंगी, ये आप लोगों को सुननी है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने की शिक्षण पद्धति को तकनीक। देखिए, टोटल कम्युनिकेशन मेथड जो है बच्चों के लिए यूज़ करा जाता है। टोटल कम्युनिकेशन मेथड में काफ़ी सारी चीज़ आती हैं, मतलब कि एक्सप्रेशन आते हैं। मान लीजिए मैं किसी एक श्रवण बाधित क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, पढ़ाने जा रही हूँ, मेरे को पढ़ानी है एक कौवे की कहानी। ठीक है, एक क्रो की कहानी मुझे पढ़ानी है वहाँ पे। तो मैं क्या करूँगी, उसको कौवे का ऐसे साइन भी बताऊँगी, बच्चों को ऐसे ऐसे करके साइन भी बताऊँगी, बोलूँगी भी, साथ के साथ स्पीच भी आएगी, साथ के साथ एक्सप्रेशन भी दूंगी। मान लीजिए गर्मी है तो गर्मी का एक्सप्रेशन, ठंड है तो ठंड का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन भी आ गए, बोली भी आ गई, साइन लैंग्वेज भी आ गई, जेस्चर्स भी आ गए। क्या हो रहा है, बॉडी मूवमेंट हो रही है ना, बॉडी मूव हो रही है। हमें ये कौवा दिखाना है, मान लीजिए इसके साथ में हमें हाथी दिखाना है। ठीक है, तो बॉडी क्या है, रेगुलरली मूव कर रही है। तो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं, साथ के साथ मैं लिख के भी दिखाऊंगी बोर्ड पे। ठीक है, तो जिस भी तरीके से इनको पढ़ाया जा सकता है, आप टोटल कम्युनिकेशन, कुल संचार करने का आप कोशिश कर रहे हैं, कुल संचार करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, भले ही वो एक्सप्रेशन से कोई बच्चा सीख रहा हो, भले ही कोई मौखिक रूप से सीख रहा हो, भले कोई साइन लैंग्वेज से सीख रहा हो, भले ही कोई आपके बॉडी मूवमेंट से सीख रहा हो, भले ही कोई आपने जो लिखा है उससे सीख रहा हो, भले ही कोई आपने पिक्चर दिखाई है उससे सीख रहा हो। ठीक है, मेन बात है, अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है। देखिए, टोटल कम्युनिकेशन में होता क्या है, जो कि मैंने आपको बताई, स्पीच होती है, बोलना, जेस्चर्स होते हैं, हाथ पैर चलाना, ठीक है, बॉडी मूव करना, बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक स्थिर रूप में रखना। कैसी बॉडी लैंग्वेज है, हार्ड तो नहीं हो रही है, मतलब स्टोरी कुछ और चल रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और है। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपको कोई डांस के बारे में पढ़ाना है जिसमें कि आपके हाथ बहुत सॉफ्टली चलने चाहिए, आप बहुत रिजिड खड़े हैं, बहुत कठोर तरीके से खड़े हैं, तो बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, बॉडी लैंग्वेज से भी काफ़ी लोग सीखते हैं। किसी किसी के हमें बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है इस इंसान का मूड कैसा है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। पॉइंटिंग एन ऑब्जेक्ट, देखिए ये एप्पल की तरफ एक पॉइंट कर रहा है, मतलब कि एप्पल के बारे में ये पढ़ाना चाह रहा है। पॉइंटिंग एट वर्ड, एक वर्ड के तरफ पॉइंट करना। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, आजकल स्मार्ट बोर्ड वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे जा रहे हैं, लैपटॉप यूज़ करे जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, सिखाने के लिए बच्चों को। साथ के साथ अब हम हेयरिंग एड की बात करें, अगर हम हेयरिंग एड की बात करें तो वो भी क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। ड्राइंग के द्वारा, ड्राइंग में पिक्चर्स वगैरह सब आ जाती है। इसके बाद राइटिंग, जो आप भी बोर्ड पे लिखते हैं, जो आप बच्चों की कॉपीज़ में लिखते हैं, इसमें क्या आ जाता है, ये होता है टोटल कम्युनिकेशन। जिस तरीके से भी बच्चों से संचार किया जा सके उस तरीके से संचार करना, ये सारी मेन चीज़ें हैं जो कि हमारी टोटल कम्युनिकेशन में आती हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी, इसके बाद साइन लैंग्वेज का प्रयोग करना। ओवरऑल डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विद हेल्प ऑफ, देखिए एक होता है हमारा साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, डेफ लोगों के साथ आपको यूज़ करनी पड़ेगी। हो सकता है हार्ड ऑफ हियरिंग, जिनको सुनने में परेशानी है, उसमें भी थोड़ा सा आपको, आप साथ साथ बोल रहे हैं खाना और साथ साथ आप साइन भी कर रहे हैं खाना, फूड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग थोड़ी थोड़ी साइन लैंग्वेज भी यूज़ करेंगे जितनी भी आपको आती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हों, आपको थोड़ी बहुत भी साइन आते हैं, आप काफ़ी सारी ऐप्स हैं वो भी सीख सकते हैं। तो साइन लैंग्वेज से भी जो डेफ बच्चा है वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट और समझ पाता है। इसके बाद है ओवरऑल डेवलपमेंट, किसके द्वारा होती है। देखिए, हम जब भी एक बच्चे को पढ़ाने की बात करते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो स्पेशल हो, दोनों ही तरीके से हो, तब हम क्या बात करते हैं कि बच्चे का एक समग्र विकास होना चाहिए, पूर्ण तरीके से विकास होना चाहिए। अब देखिए उसके भागीदारी कौन कौन होते हैं। संपूर्ण विकास कब हो सकता है, जब हमारा पेरेंट्स साथ दे, अभिभावक से रेगुलर कांटेक्ट में रहे, कौन, टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट, टीचर, स्पीच ट्रेनर, भाषण प्रशिक्षक। ठीक है, ये भी एक टीम की तरह एक वर्क करते हैं बच्चे के साथ। ठीक है, काउंसलर, बच्चे को कभी ये ना लगे कि सब तो सुन पा रहे हैं, मैं ही क्यों नहीं सुन पा रहा, और वो अपने इतना ज़्यादा ये दिल और दिमाग पे ये बात ले ले कि वो उसकी पढ़ाई को भी अफेक्ट करे, उसकी डेली मर्रा की ज़िंदगी को भी अफेक्ट करे। तो ये चीज़ गलत है, इसलिए यहाँ पर काउंसलर का रोल आ जाता है। साइकोलॉजिस्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है साइकोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, मान लीजिए कि बच्चा एक डेफ है, उसको पढ़ाई भी अच्छी नहीं मिल रही है
और एट द एंड क्या हुआ, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई है। क्यों हो गई है? क्यों उससे पढ़ा नहीं जा रहा है, लिखा नहीं जा रहा है, अच्छे से वो जो बताई गई चीज़ें हैं उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा है, मतलब कि समझ नहीं पा रहा है। साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पर इसको ज़रूरत पड़ जाती है। सिबलिंग्स एंड पीयर्स, देखिए एक कहते हैं ना कि हमें अपनी एज वाले लोगों से बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है, उनका साथ बहुत ज़रूरी है, हमारे ब्रदर सिस्टर बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें एक साथ की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, ठीक है। ये अपना एक अकेला वर्ल्ड बना लेते हैं, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि हमारी ये जो हमने टीम बनाई है इसमें सिबलिंग्स, भाई बहन और साथी भी, इसमें जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसमें सहयोग करें, ठीक है। टीचर्स रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगी, पेरेंट्स के जी क्या चल रहा है, स्पीच ट्रेनर के ये स्पीच का ख्याल रखेगा, काउंसलर के, साइकोलॉजिस्ट के, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें। एजुकेशनल नीड्स, शैक्षिक इनकी ज़रूरतें क्या होती हैं, ठीक है। देखिए कैसे ये पढ़ पाते हैं। यूज़ विजुअल एड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें किसका? दृश्य एड्स का, देखने वाली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। मेक देम सिट इन फ्रंट ऑफ रो, सबसे आगे वाली उनको जो पंक्ति होती है, जो आगे वाली डेस्क होती है उन पे बैठाया जाए। मेक श्योर वीडियोज़ आर कैप्शन, मतलब कि आप कोई वीडियो भी दिखा रहे हैं, कैप्शन आप देखेंगे कि उसके नीचे ना, वीडियो के नीचे लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो मेक श्योर जो भी आप वीडियो दिखा रहे हैं या बना रहे हैं उसके नीचे कैप्शन ज़रूर आए। क्यों? क्योंकि इनकी वोकैबुलरी बढ़ती है, इस चीज़ से उनकी वोकैबुलरी बढ़ती है और उन्हें बेहतर समझ में आता है। यूज़ TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। और कैसे मटेरियल्स होने चाहिए? जो कि देखे जा सके, महसूस किए जा सके, रियल ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है। ऐसे TLM ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए यूज़ किए जाएँ, ठीक है। रेगुलर मीटिंग विद चाइल्ड, पेरेंट्स एंड टीचर्स, देखिए ज़रूरी है कि रेगुलर मीटिंग हो, किसकी? चाइल्ड पेरेंट्स की या फिर टीचर्स की, ठीक है। रेगुलर मीटिंग चले, किसकी? काउंसलर की भी। और अब रेगुलर मीटिंग यहाँ पे ये नहीं है कि रोज़ ही आपको मिलना है, हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं तो हर हफ्ते आप एक बार ज़रूर मिलिए, बच्चे की रिपोर्ट देखने के लिए, सक्सेस रेट देखने के लिए, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। पार्टनर द चाइल्ड विद समवन दे कैन कम्युनिकेट विद, बच्चे को किस ऐसे व्यक्ति के साथ भागीदारी बनाएं जिससे वे संवाद कर सकें, ठीक है। अब एक बच्चे को एक बच्चा अलॉट कर दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं बडी सिस्टम, इंग्लिश में भी बडी ही बोला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। बडी, बडी मतलब दोस्त। एक ऐसा दोस्त टीचर के द्वारा दे दिया जाए या फिर असाइन कर दिया जाए कि बच्चे ये आपका एक डेफ फ्रेंड है, इसको आपको समझाना है, हर चीज़ करनी है। कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे अपने टीचर से भी शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बट वो अपने दोस्तों से करते हैं। तो ऐसा एक बडी उनको असाइन कर दिया जाए कि भाई इसके साथ ये बात कर सके, अकेला फील ना करे, ठीक है। तो ऐसा भी एक सिस्टम बनाया जाए। एनकरेजमेंट एंड मोटिवेट, देखिए एनकरेज करें, उन्हें प्रोत्साहित करें और प्रेरित करें, ठीक है। यूज़ अ माइक्रोफोन इन क्लास, देखिए एक ना सिस्टम होता है क्लास में जिसको हम बोलते हैं लूप इंडक्शन सिस्टम। एक माइक्रोफोन होता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने ये माइक लगाया हुआ है, ऐसा ही एक माइक टीचर के पास होता है। हर एक बच्चा हेयरिंग एड पहनेगा और एक तार, मान लीजिए एक क्लास है और इस क्लास के अंदर ऐसी एक तार घूम जाती है और यहाँ पर एक सिस्टम लगा होता है, छोटा सा जैसे रेडियो होती है, ऐसा एक सिस्टम लगा होता है। टीचर यहाँ पे खड़ी होकर माइक्रोफोन में बोलती है। ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो ये एम्पलीफायर है, ये आवाज़ को बच्चों की हेयरिंग एड में इस तार के द्वारा, इस लूप के द्वारा क्या करेगा? भेजेगा, जिसके कारण क्या होता है कि अनवांटेड आवाज़ें जितनी होती है बाहर, मतलब मान लीजिए कि स्कूल के बाहर बसें चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, अन्य आवाज़ें आ रही हैं, उसको कट करता है, सीधा टीचर का एक एक शब्द उनके कानों में पड़े, ये मेक श्योर करता है ये वाला सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए टीचर का माइक्रोफोन यूज़ करना ज़रूरी होता है। इसके बाद ब्रेक डाउन वर्ड्स इनटू सिलेबल्स, देखिए वर्ड्स को आधा आधा बांट कर पढ़िए, ठीक है। एप्पल, ऐप पल, ऐप पल, ऐसे करके। बैट, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िए। वर्ड जो लंबे लंबे हैं उनको तोड़ तोड़ कर पढ़ना। इसके बाद मिनिमाइज अननेसेसरी साउंड इन द क्लास, जैसे कि मैंने आपको बोला, कम से कम क्लास में अनवांटेड अननेसेसरी साउंड आए, ठीक है। ध्वनियाँ, अनावश्यक जो ध्वनियाँ हैं उनको कम करने की कोशिश करें। गेट बंद कर दीजिए क्लास का, विंडोज़ बंद करा लीजिए जब आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो साउंड क्या है, काफ़ी हद तक कट जाएगी, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद आती है प्रॉपर लाइटनिंग। देखिए लाइटनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए क्लास में, क्यों? क्योंकि वो श्रवण के द्वारा तो नहीं सुन पा रहे, मतलब पढ़ पा रहे हैं, तो अब क्या होगा, प्रॉपर लाइटनिंग की क्लास में ज़रूरत है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए आपसे क्वेश्चन में ना घुमा देंगे आपको, किस तरीके से घुमा देंगे, जैसे कि आपके फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है हेयरिंग जो हमारे लॉस हैं कितने तरीके के होते हैं, डिग्री के रूप में होते हैं, जी हाँ होते हैं। बाइलेटरल मतलब कि दोनों कानों दोनों कानों से बहरा हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। डेफ हो सकता है, एक कान से हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। तो फिर ये कंडक्टिव सेंसरी जो हम लोग पढ़ के आए हैं, ये क्या है, ये भी एक टाइप है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, हेयरिंग लॉस कैन बी बाइलेटरल हेयरिंग लॉस, यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस। देखिए हेयरिंग लॉस या तो दोनों कानों का भी हो सकता है या फिर एक कान का भी हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हेयरिंग लॉस कैन बी प्रीनेटल और पोस्टनेटल। देखिए काफ़ी तरीके के हेयरिंग लॉस जो है हमारे हो सकते हैं, जन्म से पहले भी हो सकता है, जन्म के बाद भी हो सकता है। याद रखिएगा, जन्म से पहले भी हो सकता है, जन्म के बाद भी हो सकता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसरी हेयरिंग लॉस, ये भी एक तरीके के प्रकार हुए। फिर डिग्री के रूप में बांट दिया गया हेयरिंग जो कठिनाइयाँ हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था 0 से 25 नॉर्मल है, तो ये भी एक तरीके के प्रकार हुए। फिर भाई दोनों कानों से बह रहा है, एक कान से बह रहा है, यूनिलेटरल है, बाइलेटरल हेयरिंग लॉस है, ये भी एक तरीके का काइंड है। भाई पहले भी हो रहा है हेयरिंग लॉस, प्रेगनेंसी के मतलब डिलीवरी के बाद भी हो रहा है हेयरिंग लॉस, ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का काइंड है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे ऑप्शन आए, अगर ऑप्शन एक ही आ रहा है तो उसे टिक लगा दीजिएगा, बाकी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ऑल ऑफ द अबव लगेंगे। हर तरीके से इसको विभाजित किया जा सकता है, इसके जो प्रकार हैं वो पता लगाए जा सकते हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे बड़ी ऐसी कंट्री है जहाँ पर 63 मिलियन पीपल रह रहे हैं जो कि या तो डेफ है या फिर उनको सुनने में कठिनाइयाँ हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेफ कम्युनिटी। क्या बोलते हैं, डेफ कम्युनिटी। 63 मिलियन पीपल हैं, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, ध्यान रखिएगा। देखिए पेपर ना थोड़े से अब आजकल टेक्निकल होने लगे हैं, तो ये सब जो ज्ञान है ये भी हमें होना चाहिए, ठीक है। ये सब जो ज्ञान है एक्स्ट्रा, ये भी हमें होना चाहिए। देखिए दो तरीके के हेयरिंग एड जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। सबसे पहले होता है ये नॉर्मल हेयरिंग एड, इसे हम बोलते हैं बिहाइंड द ईयर। क्या बोलते हैं, बिहाइंड द ईयर, BTE, बिहाइंड, पीछे लगता है ना कान के, इसलिए इसको बिहाइंड द ईयर बोलते हैं। और ये नॉर्मल हेयरिंग एड होता है। ये जो पार्ट होता है कान के अंदर जाता है, ये जो पार्ट होता है ये कैनाल में लग जाता है, एयर कैनाल में, और यहाँ से आप क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब आवाज़ जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इस हेयरिंग एड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये हेयरिंग एड किस तरीके से दिया जाता है, जो हमने डिग्री पढ़ी थी ना, 0 से 25 नॉर्मल, इसके बाद माइल्ड है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेट करनी पड़ती है, मॉडरेट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेट करनी पड़ती है। जैसा लॉस होगा उसी तरीके की आवाज़ बनाकर अंदर भेजेगा ज़रूरत के हिसाब से। एक होता है ये कोक्लियर इम्प्लांट, ये किसको लगाया जाता है, जो कि कम्प्लीटली डेफ होते हैं, जो कि कम्प्लीटली डेफ होते हैं, बहरे होते हैं, उनको दिक्कत होती है बहरेपन की। उनको ज़्यादातर क्या होता है, इनर पार्ट में, कान के अंदरूनी भाग में दिक्कत होती है, कान के अंदरूनी भाग में दिक्कत होती है। देखिए ये जो कॉर्ड है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, इस तार को हम बोलते हैं CORD, कॉर्ड। ये किसका काम करती है, हमारी ऑडिटरी नर्व का काम करती है, ठीक है। और ये हमारे कोक्लिया पे जाके लग जाता है। कोक्लिया हमारे कान के अंदर नहीं होता, पीछे होता है, यहाँ पे जाके लग जाता है। और ये साउंड एक सिस्टम होता है, यहाँ से आप कम ज़्यादा आवाज़ कर सकते हैं, ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ये वाला जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन होता है, डॉक्टर्स तो करते हैं, तो ये जो ऑपरेशन है 5 वर्ष से पहले हो जाना चाहिए, तभी एक इंसान को बेनिफिट करता है, ठीक है। और इसको लगाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पीच ट्रेनिंग, ये सब ऑडिटरी ट्रेनिंग, ये सब इनको देनी पड़ती है, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स काफ़ी सारे NGOs ऐसे भी हैं जो इसको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा।
हेयरिंग एड भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि प्रोवाइड करवा रहे हैं। जब मैं आपको नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स पढ़ाऊँगी उसमें आपको बताऊँगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस वीडियो में, वैसे तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट था, जो कुछ भी आप लोगों को नहीं पता था या फिर इंपॉर्टेंट लगा आप लोगों को, प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। इससे बाहर आई डोंट थिंक सो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब डेली ही आपकी जो एक डिसेबिलिटी की वीडियो है वो डेली आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।